हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे क्लास टेंथ का। 2 चैप्टर आज कर लेते हैं, बाकी बचेगा उसको कल कर लेंगे। तो 2 चैप्टर का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके कल वाले वीडियो में हमने किया था जय प्रक्रम का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने किया था। उसके पहले वाले हमने किया था वह पूरा ज्योग्राफी का। याद रखिएगा, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। पूरा ज्योग्राफी का 1 शॉर्ट वीडियो है। फिर से बता दें, हमने क्या कहा, पूरा ज्योग्राफी का 226 या 27 क्वेश्चन है, 1 शॉर्ट वीडियो पूरा ज्योग्राफी का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का आज 2 चैप्टर कर लेंगे, बाकी बचेगा उसको हम लोग कल कर लेंगे। चलते हैं बाबू, शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख ही रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर ये फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये चैप्टर फर्स्ट है। तो चलते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? लिखता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब सवाल आता है कि सर प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र कितने हैं? तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है बुआ, 3 क्षेत्र। एक को कहा गया प्राथमिक क्षेत्र, एक को कहा गया द्वितीयक क्षेत्र, और एक को कहा गया तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया है? तो कृषि को रखा गया, रट जाइएगा। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग को रखा गया है, और बाकी बच गया तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में रखा गया हुआ, याद रखना, सेवा को। तृतीयक क्षेत्र में किसको रखा गया? सेवा को रखा गया। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में रखा गया कृषि को, द्वितीयक में रखा गया उद्योग को, और तृतीयक में रखा गया सेवा क्षेत्र को रखा गया। तो सवाल आप देख ही रहेंगे, सवाल में क्या लिखता है। सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में क्या लिखा कि कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया? सेवा को, या कृषि को, या औद्योगिक को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, कृषि क्षेत्र को रखा गया प्राथमिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, याद रखना, तृतीय क्षेत्र में रखा गया, और औद्योगिक को रखा गया बुआ द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो? अगला सवाल आपके सामने है कि किस क्षेत्र को, यहाँ देखो तरह छूट गया है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। अभी हमने कहा बुआ कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, इसका हो जाएगा ख। चलिए अगला सवाल। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार सवाल पूछा गया, इसके पहले दोनों सवाल पूछा गया था बुआ। भारत में योजना आयोग का गठन यहाँ कब किया गया था? यहाँ वक्त लिखा गया है, कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहले पूरा ऑप्शन देख लो। 15 मार्च 1950, या 15 सितंबर 1950, या 15 अक्टूबर 1951, या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ से सवाल याद ना, ये बोर्ड हट जाइएगा। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब एक सवाल और यहाँ से याद रखना, योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो आप बताओ योजना आयोग के अभी कौन होंगे बाबू? तो अभी याद रखना बुआ, मोदी जी होंगे, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। याद रखना बुआ। चलता अगला सवाल। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में? अमेरिका में, या चीन में, या भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो भारत में है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक और क्वेश्चन आ देना, भारत एक विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत एक कैसा देश है? विकासशील देश है। अगले सवाल को चलते हैं। निम्न में से किसे, क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा गया है? रट जाना हुआ, पिछड़ा राज किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। इनमें से चारों में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा राज्य माना गया? पंजाब, या केरल, या बिहार, या दिल्ली। तो सबसे पिछड़ा राज्य हमारा ही राज्य बाबू बिहार है। सबसे पिछड़ा राज्य हमारा राज्य बिहार है, क्योंकि यहाँ का नेता ऐसा ना घुसखोर सब है, इसलिए हमारा राज्य पिछड़ा होता जा रहा है। जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा भी देख रहे हैं बुआ, दूसरा नंबर पर आ रहा है। चलते हैं अगला सवाल।
भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? रट जाना बुआ, सवाल हमने क्या कहा? हमने कहा भारत में सेवा क्षेत्र को, क्या लिखा हुआ? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये क्वेश्चन हमारा 6 है। भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 भागों में, इसमें 5 ऑप्शन है, ऑप्शनल 5 इसमें नहीं है, तो याद बुआ सुधार लीजिएगा। कहीं मान लो 5 भागों में, कई भागों में? 5 भागों में सेवा क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शनल बुआ देखिए सुधार लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिख रहा है? अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। क्या भागों में? 3 भागों में बांटा गया। रट जाना बुआ, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अगला सवाल में? ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में लिख रहा है बुआ, क्या लिख रहा है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या रुपया था? देख 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या रुपया था? तो 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर बुआ बी मारिएगा, 25,494 रुपया, 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा कि 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या रुपया है? 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल में लिखता है 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? पहली पंचवर्षीय योजना तो याद रखना 1951 से लेकर 1956, 1951 से लेकर 1956, 1951 से लेकर 1956 था बुआ। चलते हैं देख लेते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं, देखिएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ वो हमारा यही हमारा है। इसका क्या हमने कहा? 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1951 से 1956। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप 10 नंबर सवाल में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 सितंबर 1952 को, या 6 अप्रैल 1952 को, या 6 अगस्त 1952 को, या 6 अप्रैल 1953 को। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग इसका 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ 6 अगस्त 1952। चल लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? लिखता है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 2 या 3 या 4 या 5। तो मानव विकास सूचकांक के कितने हुआ? तो ऑप्शन नंबर हुआ 3 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी मारना हुआ 3 आंसर। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो 2 या 3 या 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ इसका ख हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या लिखता है? ध्यान देना। 12 नंबर सवाल में लिखता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा, ए लड़का आवाज आ रहा है ना, इधर हो आए, इधर आवाज आता है। वीडियो में कल भी आवाज किसी न किसी का आया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जगजीवन राम, या जयप्रकाश नारायण बुआ। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा देने वाले थे वो कौन देने वाले थे? जयप्रकाश नारायण। कौन देने वाले थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ। कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला सवाल 13 में क्या लिखता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था रखा गया है? मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को, कौन मजदूर को? ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था रखा गया? 100 दिनों का, या 150 दिनों का, या 200 दिनों का, या 50 दिनों का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ क, 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क, 100 दिनों के लिए बुआ रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। 14 देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं बुआ। 14 सवाल, 14 नंबर सवाल में लिखता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन, या मनोरंजन, या दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो क्या है? इनमें से बुआ दोनों के दोनों मारिएगा हमारा ऑप्शन। जीविकोपार्जन भी है, जीविकोपार्जन और मनोरंजन भी है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो जीविकोपार्जन भी है और मनोरंजन भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों के दोनों हो जाएगा।
चलते हैं अगला सवाल, 15 सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है। ये सवाल पहले भी हम लोग कर चुके हैं बुआ कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसा बुआ, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ग बाबू, ऑप्शन नंबर ग, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले सवाल की ओर आते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल मिलता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किसको दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है किसको, आर्थिक स्वतंत्रता पर या उत्पादन कुशलता पर या अधिकतम लाभ पर या लोक कल्याण पर। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, लोक कल्याण पर। किस पर हुआ, लोक कल्याण पर। घ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ, लोक कल्याण पर। घ मारिएगा, कहाँ हुआ, लोक कल्याण पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सामान्य किसी सामान्यता यहाँ होना चाहिए, यहाँ सामान्यता होना चाहिए था। किसी देश को विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित, मतलब किसी देश अगर कोई विकास कर रहा है, कोई भी देश मान लो वो अगर विकास कर रहा है तो वह विकास जो कर रहा है वह किस स्तर पर कर रहा है, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित कर सकते हैं या साक्षरता दर से या स्वास्थ्य की स्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ वह किस पर, तो यार ना प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है वो ज़्यादा विकसित होता है और विकास भी ज़्यादा करता है। और ऐसे तो कहा गया है ना कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होता है अर्थात वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। जैसे अमेरिका बाबू विकसित देश है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब के सब क्या हुआ, विकसित देश है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है, 18 नंबर सवाल में लिखता है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या श्रीलंका का या नेपाल का। तो किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है जो भारत के पड़ोसी में है, तो याद रखना सही ऑप्शन श्रीलंका का। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा हुआ प्रति व्यक्ति आय रखा गया भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो। अगला सवाल 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में लिखता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। अभी हमने कहा हुआ कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो हर व्यक्ति के पास रुपया ज़्यादा है तो उस देश में पैसा भी ज़्यादा होता था, राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा होगा। तो बताओ राष्ट्रीय आय अगर ज़्यादा है तो कौन देश कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा या विकसित कहलाएगा, अर्ध विकसित कहलाएगा या अविकसित कहलाएगा। तो विकसित देश कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा हुआ तो विकसित कहलाएगा, कम पैसा रहेगा तो विकासशील कहलाएगा। तो या ना विकसित कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। लेकिन भारत एक विकासशील देश है, ये भी याद रखना हुआ। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। किस पर आते हैं, 20 नंबर सवाल की ओर आते हैं कि 20 नंबर सवाल में क्या लिखता है। आगे चलते हैं 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बुआ 20 नंबर सवाल आपके सामने लगा दिए हमने। 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अभी हमने कहा विकसित हम उस देश को कह सकते हैं जिसका प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होता है, उसी देश को हम लोग विकसित के अंतर्गत में कह सकते हैं। तो इंडोनेशिया का है या श्रीलंका का है या भारत या अमेरिका, इनमें से कौन सा देश जो है ना वो विकसित है। तो याद ना हुआ अमेरिका। अमेरिका कैसा देश है, विकसित देश है। अमेरिका कैसा देश है, विकसित देश है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था, लिखता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति, यहाँ वो व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति या किसी निजी संस्था का अधिकार, यहाँ निजी हो छूट गया, यहाँ निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में, तो ऑप्शनल हुआ देख लेते हैं, पूंजीवादी होगा या समाजवादी होगा या मिश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यार ना निजी अगर कहे ना तो पूंजीवादी बाबू, निजी अगर कहे ना तो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर हुआ ए अर्थात क, निजी कहे तो पूंजीवादी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 22 में क्या लिखता है, 22 में लिखता है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, उद्योग का या पशुपालन का या खनिज का या कृषि का। तो बिहार में हमारे जो राज्य है बिहार है, गर्व से नाम लेना चाहिए वो बिहार का, वो ना कृषि पशुपालन कृषि बाबू, कृषि ज़्यादा होता है बिहार में। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप खूब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। मतलब हमारा जो राज्य बिहार है वो पहले ना बहुत ज़्यादा धनी था। उस समय जिस समय याद कर प्राचीन समय में जिस समय अशोक वगैरह हुआ करते थे, चंद्रगुप्त में, उस समय बहुत ज़्यादा धनी था बुआ।
और लेकिन आज ना नेता का मतलब एकदम घुसखोरी कारण ना बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो पिछड़ने का क्या कारण है? जनसंख्या में वृद्धि, या कृषि पर अत्यधिक जनभार, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, या इनमें सभी? तो इनमें से सभी के सभी हुआ, क्योंकि सभी के कारण ना जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, कृषि पर ज़्यादा निर्भर है ये है, बाढ़ और सूखा का प्रकोप है ये, इनमें से सभी हुआ। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ मारेगा, इनमें से सभी को मारेगा। 24 देखते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात, यहाँ पश्चात होना चाहिए था, कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? जब बिहार और झारखंड जब विभाजन हो रहा था या हो गया तो सभी के सभी उद्योग चला गया हुआ झारखंड में, तो बिहार में कौन सा उद्योग रह गया है? तो मात्र बुआ रह गया है चीनी उद्योग रह गया है। बिहार में कुछ रह गया है तो क्या रह गया है? चीनी उद्योग रह गया है बुआ, तो ख मारिएगा इसका आंसर बुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में कहाँ? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, या उद्योग है, या व्यापार है, या इनमें सभी? तो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो कृषि, क्योंकि बिहार के लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है बाबू। 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। अगला सवाल, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया? अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप गौर से सुने होंगे तो हमने बताया था कि क्षेत्र 3 प्रकार का है। तो तृतीयक क्षेत्र में किसको रखा गया? सेवा को, या कृषि को, या औद्योगिक को, या इनमें से कोई नहीं? तो तृतीयक में रखा गया हुआ सेवा क्षेत्र को, तृतीयक में सेवा क्षेत्र को, प्राथमिक में कृषि को रखा गया, द्वितीयक में रखा गया औद्योगिक को। हमने तीनों बता दिया, फिर से बता दें, चल लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। याद ना, तृतीयक कहा है तो तृतीयक में हो गया सेवा, प्रथम में कहेगा तो प्रथम में याद रखना हुआ कृषि, दूसरा में किसको याद रखना हुआ? याद रखना औद्योगिक को, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल में लिखता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1950 में, या 1951 में, या 2005 में, या 2015 में? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 या 1951 या 2005 या 2015 में? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015, ऑप्शन नंबर घ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, याद रखिएगा बुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 27 के बाद 28 में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 28 में ध्यान देना, 28 में लिखा गया है कि अंग्रेजों ने भारत का खाली स्थान क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत का खाली स्थान क्या किया था? विकास किया या शोषण किया? ये और बी दोनों किया, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया था बुआ, लूट पाट के दम लेकर चला गया, बटोर लिया, हथियार लिया, लेकर चला गया, तो शोषण किया था, याद रखना बुआ, शोषण किया था। अगला सवाल की ओर, 29 नंबर सवाल लगता है कि बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या? बिहार के विकास में एक बाधा है, मतलब बिहार विकास नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है? सुखाड़, या बाढ़, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू दोनों मारिएगा। बिहार में एक बहुत बड़ी बाधा है सुखाड़ का और बाढ़ का। बिहार का उत्तरी बिहार अभी बाबू एकदम दहल है, उत्तरी बिहार एकदम दहल है, याद रखना बुआ, एकदम पूरा बाढ़ आया हुआ है। तो इसमें दोनों के दोनों मारिएगा, 29 में दोनों के दोनों मारिएगा। चलते हैं अगले की ओर। ये फर्स्ट चैप्टर था बुआ। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा 29 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखा? 29 क्वेश्चन। तो आप बताइए फर्स्ट चैप्टर में 29 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही गया और कितना गलत गया? चलते हैं अगले की ओर, चलते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं बाबू। दूसरा चैप्टर की शुरुआत देखो यहाँ से है, दूसरा चैप्टर की शुरुआत यहाँ से है। तो दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य का क्या आय हो सकता है, या राष्ट्र का मतलब देश का क्या आय हो सकता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। चलते हैं सवाल आगे की ओर। दूसरा चैप्टर का फर्स्ट सवाल आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या लिखता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कहाँ बात कर रहा है बुआ? भारत की बात कर रहा है। भारत में, तो भारत में बात करेगा तो गोवा मार लीजिएगा। भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए बिहार का, तो बिहार में याद रखना पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये दोनों सवाल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में और दोनों के दोनों फेमस है। कि भारत में पूछा जाए तो गोवा मारिएगा, बिहार में पूछा जाए तो पटना मारिएगा, याद रखना हुआ। बिहार में पूछा जाए तो पटना। एक सवाल और यहाँ से देख लेते हैं। भारत में पूछा जाए कि सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला
तो बिहार। बिहार भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? बिहार। और अगर बिहार में पूछा जाए तो याद ना बुआ, बिहार में शायद शिवहर है, शायद कौन है? शिवहर शायद प्रति व्यक्ति यहाँ पे सबसे पीछे है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बुआ रट जाना, ये रट जाना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला इसमें क्या क्वेश्चन था? इसमें क्वेश्चन क्या था कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद ना बुआ, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखो आगे ना, पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है या वैज्ञानिक है या व्यवहारिक है या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ डी, मतलब घ, सभी के सभी, सभी के सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी यह सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 जुलाई से 31 जून, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ग हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, रट जाना बुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल मिलता है पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? अभी हमने बताया पहले बुआ, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? क्या उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो सबसे कम वाला बुआ बिहार है, ख ऑप्शन। क्या? ख ऑप्शन। अगला सवाल आप देख रहे हैं 6 नंबर सवाल में क्या देख रहे हैं कि भारत में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में क्या हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या केंद्रीय योजना आयोग, या केंद्रीय सर्वशक्ता आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। तो 6 का जो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का ये हो जाएगा। चलते हैं 7 की ओर। 7 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 7 नंबर सवाल में लिखता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, या पारिवारिक आय, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या उत्पादन के साधनों की आय? तो बताइए बुआ राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो आंसर इसका जो होने वाला है वो है उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादन के साधनों की आय। क्या कहा? उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में लिखता है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन जो होता है वो कैसे होता है? उपभोग के द्वारा, या विनिमय द्वारा, या वितरण द्वारा, या उत्पादक क्रियाओं द्वारा? तो बताइए राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा हम लोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर घ मारिएगा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। उत्पादक क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर घ, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। चलते हैं बुआ 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में लिखता है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहती है? घरेलू उद्योग की आय, या विदेशों से प्राप्त आय, या दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो राष्ट्रीय आय में दोनों के दोनों शामिल रहेगा, घरेलू वाला भी और विदेश से जो प्राप्त कर रहे हैं वो भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, दोनों के दोनों हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद 10। 10 में क्या लिखता है? 10 में लिखता है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, किसके द्वारा लगाया गया था? कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखना बुआ, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं कि ऑप्शनल क्या देता है 10 में, उसके बाद मारिएगा आप लोग। 10 में ऑप्शनल क्या देता है? 10 में ऑप्शनल देखिए यही है 10 का ऑप्शनल। 10 में ऑप्शनल में क्या है? देखिए क्या कहता है, प्रोफेसर देशमुख, या जवाहरलाल नेहरू, या प्रोफेसर महालनोबिस, या दादा भाई नौरोजी? तो हमने क्या कहा था वो? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल 11। 11 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 11 नंबर सवाल में लिखता है कि 2012 से 13 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? क्या लिखा? 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 49.489 रुपया, या 41 या फिर ये हमारा सी ऑप्शन, या फिर 68 तो बताइए बुआ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, हमें कंफर्म याद नहीं है तो गलती बेहतर है बुआ, बताने से बेहतर है कि आपसे चेक कर लीजिएगा 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होने वाला है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होने वाला है चेक कर लीजिएगा। चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या लिखता है? ध्यान देना, 12 नंबर सवाल में क्या लिखता है? एक सेकेंड। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि वास्तविक, क्या लिखा? ध्यान से, एक सेकेंड, चलते हैं बाबू आगे। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम था फिशर ने। क्या हुआ? फिशर ने, यहाँ तालाबी सा लिख लीजिएगा, फिशर ने दिया था। चलते हैं अगला सवाल की ओर। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, ये भी वीवीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय कै रुपया था? दादा भाई नौरोजी के अनुसार, किसके नौरोजी के अनुसार? दादा भाई नौरोजी के अनुसार, नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय वार्षिक कितना रुपया था? 20 रुपया, या 25 रुपया, या 30 रुपया, या 50 रुपया? तो सही ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया था। कितना था बुआ? 20 रुपया। ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया था। चलते हैं अगले सवाल के 14 सवाल। 14 नंबर सवाल में लिखता है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किसी भी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर किस पर करता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू याद रखना, किसी भी राज्य का, तो ऑप्शन नंबर हुआ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर बी ख, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। चलते हैं 14 के बाद 15 सवाल आपके सामने क्या नजर आ रहा है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। मतलब राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? वर्तमान मूल्यों पर, या स्थिर मूल्यों पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन हम लोग करते हैं किसके आधार पर? तो याद रखना, वर्तमान मूल्यों पर भी और स्थिर मूल्यों पर भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ग, दोनों के दोनों पर भी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16 सवाल। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि बिहार के आय में सबसे अधिक योगदान होता है किसका? बिहार के आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? औद्योगिक क्षेत्र का, या स्थिर मूल्य पर, या सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद ना हुआ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आंसर इसका होना चाहिए था कृषि, क्योंकि कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 16 के बाद 17 की ओर आते हैं। 17 में क्या लिखता है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? रोहतास का, या नालंदा का, या सिवान का, या हुआ शिवहर का? तो बाबू याद रखना, शिवहर का। किसका हुआ? शिवहर का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 18 हमने क्या कहा था उस सवाल को? हुआ शिवहर वाला को चेक कर लीजिएगा, एक बार फिर बता देते हैं। शिवहर वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या कहता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? ये गलती लिखा गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है हुआ। यहाँ हमने क्या कहा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? कमी होगा, या वृद्धि होगा, या दोनों, या कोई नहीं। खुद सोचो कि अगर देश का पैसा बढ़ेगा तो व्यक्ति का पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? खुद दिमाग लगाइए। तो बढ़ेगा, वो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 20 में क्या लिखता है? 19 में लिखता है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी प्रक्रिया पूरी होती है? विकास की, कि ह्रास की, कि दोनों की? कोई नहीं। तो विकास की प्रक्रिया पूरी होती है, तभी तो हम लोग विकास को हटा करके विकसित नाम दे देते हैं। विकास को हटा करके क्या नाम दे देते हैं? विकसित नाम देते हैं। अगला सवाल 19 के बाद आप 20 नंबर सवाल को देख सकते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या लिखता है?
20 नंबर सवाल में उत्पादन, आय एवं खाली स्थान एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है। तो उत्पादन है, आय है, इसका मतलब यहाँ व्यय हो जाएगा, कमी की व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च हुआ। ये बाबू हमने सवाल देखा, 2 चैप्टर का सवाल देखा, एक चैप्टर में 29 क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर में 20 क्वेश्चन। तीसरा जो चैप्टर है वो हमारा आप देख रहे हैं क्या है, मुद्रा, बचत एवं साख। इस वाले तीसरे चैप्टर को हम लोग कल देख लेंगे। तब तक बाबू मिलते हैं और ज़रूर बताइएगा कि दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर मिला करके आपका कितना सही गया है, दोनों मिलाकर कितना सही गया है। और बार बार इसको रिवीजन करिए। और वीडियो अगर वो बेहतर लगता हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाबू आपको सब्सक्राइब करने में समय नहीं लगता, लेकिन हमको सोचो इतना मेहनत करते हैं, तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हमारा बिहार बढ़ते रहे। और कुछ एक अंगर सराय भी बोल दीजिएगा अपना। चलते हैं बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में।